हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। ये आपका 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपको एग्जाम देना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। असम की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगती है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम बांग्लादेश तथा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, जो असम है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ओके, ना कि नेपाल के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि आपको पता ही है, आपने मैप देखा होगा, पाकिस्तान आपका जो है पश्चिम में पड़ेगा और पश्चिम बंगाल जो है पूर्व साइड में है, तो ये तो बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है ये पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान देश की सीमा के साथ स्पर्श करती है, जबकि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फुलकारी, कांथा, चिकनकारी डैश के प्रसिद्ध रूप हैं? ओके, किसके प्रसिद्ध रूप है फुलकारी, कांथा और चिकनकारी? नृत्य, चित्रकारी, संगीत और कढ़ाई। ओके, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सभी कढ़ाई के एक प्रसिद्ध रूप हैं, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी, ये सभी कढ़ाई के एक प्रसिद्ध रूप है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा एंड पर्यावरण। ओके, तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार। ओके, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। बीसी रॉय पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विधान चंद्र राय की स्मृति में वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार चिकित्सा की विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब पड़ता है? 1 जुलाई को नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस एंड राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके, डिटेलिंग है, भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है? राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेगा तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण, पशु अधिकार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकार से रिलेटेड है। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित संस्था है। वर्ष 1961 में ब्रिटेन में पीटर बेनसन द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में ब्रिटेन में पीटर बेनसन द्वारा की गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। राज्य दिया है, प्रतिनिधित्व दे रहा है, इससे पूछ रहा है कि लोकसभा की कितनी सीटें किस राज्य में है। ओके, तो इसमें दिया है 5 ऑप्शन आपका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। सीटों की संख्या दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 3, 4, 1, 5, 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आइए देख लेते हैं। यानी कि ए का तीसरा कह रहा है, यानी कि 48 सीट किसमें है? महाराष्ट्र में है। ओके, 48 सीट जो है आपकी महाराष्ट्र में है, तो ये आपका इससे सम्मिलित हो जाएगा। ठीक, 48 सीट महाराष्ट्र में। ओके, बी का कह रहा है चौथा, तो बी का चौथा यानी कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। ओके, सी का पहला यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। इसके बाद डी का है पांचवा, तो डी का पांचवा मतलब 42 सीट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। एंड लास्ट बचा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीटें हो जाएंगी? 39 सीटें। ओके, ये हो जाएगा हमारा मिलान। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ऑप्शन है एनएसओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, एनएसओ। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ का गठन
मई 1951 में 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। ओके, CSO की बात कर रहा है, यानी कि केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की स्थापना मई 1951 में की गई थी। ठीक है, जो जिसका काम क्या था, राष्ट्रीय आय की गणना करना। ओके, बात करें 2019 में CSO और NSSO, ठीक है, कह रहा है कि 2019 में CSO एंड NSSO को दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो बन गया क्या, NSO। ठीक है, NSO बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया। ओके, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डैश के अनुसार मापा जाता है। ओके, ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, मासिक पारिवारिक आय, गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या, ऑप्शन डी है औद्योगिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज करेक्ट, राष्ट्रीय आय। अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो किसके अनुसार मापी जाती है, राष्ट्रीय आय के अनुसार। ओके, इसकी डिटेलिंग है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतः आर्थिक समृद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये होगी इसकी डिटेलिंग, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर होती है उसका मापक कौन होता है, राष्ट्रीय आय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। ऑप्शन है 2019, 2008, 2016 एंड 2010। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2016। ओके, इसकी डिटेलिंग है, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया गया। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, गवर्नर होते हैं। कौन, RBI गवर्नर। ओके, फिर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। ऑप्शन है नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सितंबर 2014। इसकी डिटेलिंग है, 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वो क्या है, शेर है। ओके, चलिए और इसके आगे बात करें, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो नौकरशाही, निष्क्रियता, स्लॉथ को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि सभी प्रावधान इसमें शामिल थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। ऑप्शन है भोजन, काम, उत्पादकता, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्रीय आय की 5% वृद्धि दर या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो हमारा आंसर क्या जो ऑप्शन इज करेक्ट, भोजन, काम और उत्पादकता, जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। ओके, इसकी डिटेलिंग है, वर्ष 1985 से 90 की अवधि वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार करना था। फलतः इस योजना में उन सभी नीतियों पर बल दिया गया जो खाद्यान्नों के उत्पादन की तीव्र वृद्धि एवं रोजगार अवसरों को बढ़ा सकें तथा उत्पादकता में वृद्धि करें। इस योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। ऑप्शन है बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा उष्मा का कुचालक है, एंड डी है बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो हमारा आंसर क्या जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा की कुचालक होने के कारण लकड़ी कोई भी बाह्य उष्मा ग्रहण नहीं करती, जिससे बर्फ का तापमान नहीं घटता तथा वह धीरे धीरे पिघलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के संकुचन को डैश भी कहते हैं। तो हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल, अरस्तु, डायस्टोल या ल्यूब। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट, सिस्टोल कहते हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग है, हृदय के धड़कने, हार्ट बीट के दौरान दो प्रकार की क्रियाएं नियमित रूप से चलती हैं, संकुचन तथा शिथिलन। संकुचन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एंड शिथिलन को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा दोनों ही। अगला है, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ एंड कवक। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विषाणु। ओके, वायरस। डिटेलिंग है, एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। इस रोग का कारक HIV वायरस है, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC प्रभावित होती हैं। एड्स संक्रमित यौन संबंधों के कारण संक्रमित रुधिराधान, ठीक है, संक्रमित रुधिराधान यानी कि रक्त का आदान प्रदान से तथा संक्रमित माता से शिशुओं में स्तनपान से फैलता है। इसके लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। ठीक है, सब कह रहा है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है।
ठीक, आइसोटोप क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु विभिन्न परमाणविक भार वाले जो तत्व होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, यानी जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें आइसोटोप कहते हैं, यानी जो है समस्थानिक कहते हैं। इसी तरह से होता है समभारित। समभारित क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, जब परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है और परमाणु भार समान होता है उसे समभारित या आइसोबार कहते हैं। दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है नींबू लैक्टिक अम्ल, संतरा सिट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल, सी है सिरका एसिटिक अम्ल एंड टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन इज करेक्ट। नींबू में लैक्टिक अम्ल नहीं बल्कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी सभी सुमेलित हैं। संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ओके, और नींबू में क्या हो जाएगा? तो एसिटिक एसिड, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन है 11, 10, 12, 9। वर्तमान में कितने हैं? ऑप्शन इज करेक्ट, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसकी डिटेलिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या हुआ बाद में? 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तब इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ओके, अभी वर्तमान में भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, मौलिक कर्तव्यों को क्या कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। ओके, और मौलिक कर्तव्यों को किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था संविधान में? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनुच्छेद 38। ओके, इसकी डिटेलिंग है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। बात करें अनुच्छेद 42 की, अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करेगा, इसमें ये कहा गया है। और बात करते हैं अगर अनुच्छेद 44 की, इसमें क्या कहा गया है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 45 की बात करें, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन इज करेक्ट, उपराष्ट्रपति को देता है। ओके, इसकी डिटेलिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। किस अनुच्छेद के तहत? 56(2) के तहत। ओके, अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और 56(2) के तहत उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय यानी फिजिकल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, कौन सी है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, वित्त मंत्री, न्याय मंत्री, वित्त आयोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, इसकी डिटेलिंग है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलकाता जो है उच्च न्यायालय भारत में पहला स्थापित उच्च न्यायालय है। इसकी डिटेलिंग है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? ऑप्शन है मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड शाहनवाज खां। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह। इसके चलिए ओके, इसकी डिटेलिंग बस इतनी ही है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव और गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसकी डिटेलिंग है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने गोखले की सलाह के अनुसार ही भारत भ्रमण कर यहाँ की स्थिति को जाना और फिर स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें घटनाएं दी हुई हैं, क्या क्या? गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और पूना समझौता। ओके,
इसमें कह रहा है क्रोनोलॉजी के रूप में लगाना है, यानी कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। ओके, आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 3, 2, 4। तो आपके इसकी डिटेलिंग बता देते हैं, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। पहली घटना जो हुई थी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये भी आपका 29 से 31 मार्च के बीच 1931 में ही हुआ था। और पूना समझौता यानी पूना पैक्ट ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। इसकी डिटेलिंग है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय शासन परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने या श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ओके, इसकी डिटेलिंग है, फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया था। ओके, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड बेलीजली। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था। बंगाल सती विनियमन 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू था, किंतु 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, अग्नि, इंद्र, सोम, आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र माने जाते हैं, है ना। इनको जो है कुल 250 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में, और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ओके, चलिए आपको बता देते हैं इसकी डिटेलिंग। इंद्र को विश्व का स्वामी और पुरंदर अर्थात किला को नष्ट करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 जो हैं इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, और वह इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। ओके, ऋग्वेद की नवा मंडल है उसके सभी जो मंत्र हैं 114 मंत्र वो सभी सोम देवता को समर्पित हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट, राजगृह में। ओके, इसका डिटेलिंग है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सुबु कामी ने की थी। ओके, और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्रतिस्य ने किया था। ओके, बात करें चौथी बौद्ध संगीति की, तो ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में संपन्न हुई, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रचित सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, इसकी डिटेलिंग है, रचित सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूप्यक या रूपक कहा जाता था सिक्कों को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण करते हुए रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दीवान ए रियासत, जो कि बलबन द्वारा नहीं बनवाया गया था या स्थापित किया गया था। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। और अगर बात करें ऑप्शन डी, दीवान ए रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण विभाग था। ओके, बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। दीवान मुस्तखराज था, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया राजस्व विभाग था। दीवान अमीर कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग था, और दीवान खैरात जो है ये फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दान विभाग था। ठीक है, और दीवान रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण विभाग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? इसके कारण तो ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन, सूर्य के कारण ही सब कुछ होता है। ओके, इसकी डिटेलिंग है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण ही होते हैं।
पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा, घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, केरल एंड गोवा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ओडिशा। इसकी डिटेलिंग है, ओडिशा राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। यह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है। ठीक है, यानी कि गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य जो है ये कछुआ अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। ओके, आगे है, गहीरमाथा हिंद महासागर का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का आकार कैसा है? तो हिंद महासागर का आकार कैसा है? ये आपका लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, बात करें अगर अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस आकार का है। ठीक है, और जो आपका प्रशांत महासागर है वो आपका लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सहारा जो है रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस एंड चीन। तो स्वर्ण का यानी सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीन। ओके, बात करें वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोना उत्पादक शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है चीन, सेकंड नंबर पे है रूस, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे है कनाडा एंड पांचवें नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज ताल जिसे पहले बड़े ताल के या बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। ओके, इसकी डिटेलिंग है, भोज ताल जिसे ऊपरी झील के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में भोपाल शहर के करीब स्थित एक विशाल जल निकाय है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भोज ताल को परमार राजा भोज ने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, राज्य दिया है, राजधानी दिया है, ये तो बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं इसको। तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी? अमरावती। हिमाचल प्रदेश की शिमला एंड उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें भी देश और राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है, ये पहले ही मिला हुआ है। मालदीव की माले हैं। बुल्गारिया की क्या है? बुल्गारिया की सोफिया है एंड स्वीडन की स्टॉकहोम है। ये सही, सभी जो है ऑप्शन सही सुमेलित हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। ओके, चलिए, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।